दोस्तों नमस्कार। क्या योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी की पूरी स्ट्रैटेजी को पलीता लगाने का मंसूबा बना लिया है? क्या गुजराती लॉबी को सबक सिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ अब पूरे तौर पर तैयार हो चुके हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सत्ता को लेकर के संघर्ष जारी है और पिछले एक दशक में जिस तरह से गुजराती लॉबी हावी हुई है पूरे बीजेपी के तंत्र पर, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि आरएसएस की भी नहीं अब चलती है नरेंद्र मोदी के सामने। गुजराती लॉबी यानी मोदी और शाह, और इसके अलावा दो और दो, जिसकी बात राहुल गांधी कभी करते थे, यानी अंबानी और अडानी। क्या यही इस देश को पूरे तरीके से चला रहे हैं? और देश को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी केवल यही एक सत्ता का केंद्र है, और इसके बाद किसी भी राजनेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी या राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, इनका कोई अब मतलब नहीं है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा नेता उभर करके सामने आता है जिसने अपने बूते पूरे गुजराती मॉडल ही नहीं बल्कि गुजरात की लॉबी को भी चैलेंज किया है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के दूसरे बार बने मुख्यमंत्री, और आपको वो किस्सा याद होगा कि अरविंद शर्मा, जो सबसे विश्वस्त प्रशासनिक अधिकारी थे नरेंद्र मोदी के, गुजरात कैडर से आए थे, जिन्हें दिल्ली दरबार से पहले रिटायरमेंट दे करके, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे करके लखनऊ की ओर कूच कराया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनकी दाल नहीं गलने दी। उन्हें अपना डिप्टी तो कतई नहीं बनाया, उन्हें एक मंत्रालय दिया, और वो भी ऐसा जिसके कोई खास मायने नहीं। तो अरविंद शर्मा को पहले साइडलाइन किया योगी आदित्यनाथ ने, और अब उस पूरे स्ट्रेटजी पर काम वो कर रहे हैं जिससे बीजेपी के इस वर्चस्व को तोड़ा जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की उस स्ट्रेटजी की कि जहां वो आज पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक साल से तो आरएसएस और बीजेपी लगातार इस पर काम कर रही है। आपको याद होगा कि सबसे पहले तो मोदी जी को मुस्लिम बहनों की सुध आई, जिनको ट्रिपल तलाक दिया जाता था। तो ट्रिपल तलाक को लेकर के उन्होंने कानून बनाया, उसे अपराध घोषित किया। लेकिन उसके बाद जो मुसलमानों के भीतर का 85% तबका है, यानी अजलाफ और अरजाल जो तबका है, अशराफिया तबका, वो है सैयद, शेख, पठान, मुगल। तो उस तबके के अतिरिक्त जो पिछड़ा मुसलमान है उसको जोड़ने की पूरी कवायद शुरू की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से तकरीबन 95% कन्वर्टेड हैं, यानी जिन्होंने हिंदू धर्म से या किसी और धर्म से इस्लाम ग्रहण किया। उस दौर में जब वो वर्ण व्यवस्था से कुचले जा रहे थे, उनके अपने अधिकार नहीं थे, और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण तो दलितों और पिछड़ों ने किया, जो उस पूरे ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से, जिनके मानवीय अधिकार तक नहीं थे, जिन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, जिन्हें सिर्फ केवल सेवा करने के लिए छोड़ा गया था, उन्होंने धर्मांतरण किया। और वे सारी जातियां उन मुसलमानों के भीतर भी मौजूद हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिन्हें टाइम पत्रिका ने डिवाइडर इन चीफ कहा था, बेहतरीन विभाजन वो करते हैं, और ऐसे विभाजन और नफरत के जरिए वो अपनी सत्ता परक राजनीति करते आए हैं। नरेंद्र मोदी वो हैं जो तमाम मुस्लिम देशों में जाकर के वहाँ के लोगों से गले मिलते हैं, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी जाते हैं। लेकिन भारत में वो किसी भी मस्जिद में जाने से परहेज करते हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर वो कभी मुंह खोलते ही नहीं हैं। अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के सवाल हों, लिंचिंग के मुद्दे रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोले। पिछले कुछ महीनों से वो मुसलमानों के साथ मैत्री संबंध जोड़ने की बात कर रहे हैं।
इधर तो उन्होंने एक मंसूर साहब हैं, तारिक मंसूर, उनको अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। चार विधान परिषद के मेंबर उत्तर प्रदेश से, एक मंत्री भी। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद इतने व्याकुल हैं और इतने चिंतित हैं कि वो जो वोटर उनसे छटक रहा है उसकी भरपाई वो मुस्लिम तबके से करना चाहते हैं। और इसीलिए तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं को वो गिनाते हैं कि इज्जत घर से लेकर के और मकान, 5 किलो राशन, वो सब इन मुसलमानों को मिल रहा है। ये सारी बातें करके वो मुसलमानों को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? आपको याद होगा कि मोदी जी पिछले जून के महीने में, उसके अंतिम सप्ताह में मिस्र की यात्रा पर थे और मिस्र में वो अल हाकिम मस्जिद में गए, जिसे 1012 ईस्वी में भारत में आज जो दाऊदी बोहरा समुदाय है उसके लोगों ने उसको तामीर कराया था, उसको बनवाया था। एक मैसेज देने की कोशिश की। अरब देशों के साथ वो लगातार अपने रिश्ते जोड़ रहे हैं। आपको नूपुर शर्मा का तो केस याद ही होगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की थी। लंबे समय तक उस पर पूरा प्रोटेस्ट होता रहा। आखिरी में वो नूपुर शर्मा कहाँ चली गई किसी को नहीं पता, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे उसे वोट बैंक के रूप में तब्दील किया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो साध्वी प्रज्ञा जिसने गॉडसे का महिमा मंडन करते हुए उसे देशभक्त बताया था, गांधी को अपमानित किया था, वो तो पार्लियामेंट में है, लेकिन नूपुर शर्मा गायब है। और इसलिए गायब है क्योंकि मोदी को मुस्लिम वोट बैंक की याद सता रही है। क्योंकि जो दलित और पिछड़ा है, मैं उसे हिंदू नहीं कहना चाहता, और मैं ये हमेशा मानता हूं कि हिंदू होकर के ये तबका बहुत मुश्किल अपवाद स्वरूप वोट करता है। असल में नरेंद्र मोदी और आरएसएस की स्ट्रेटजी है कि धर्म का एक लेवल चस्पा करके उसके भीतर जातियों को जोड़ करके जाति दूसरी जाति के साथ नफरत पैदा करके उनको अपने पक्ष में करना, और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना जो मुंह पर पट्टी लगाए हों, जो बेहद स्वार्थी हों, जो केवल पद लोलुप हों। ऐसे लोगों को पद दे करके, उन्हें और भी तमाम तरह के प्रलोभन दे करके उनकी जबानें काट ली जाती हैं कि वो अपने समाज के लिए कभी ना बोल सके, और उनको जोकर की तरह इस्तेमाल करके, मुखौटों की तरह इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी उस पूरे समाज को अपने साथ जोड़ते हैं। इस स्ट्रेटजी पर लगातार वो पॉलिटिक्स करते आए हैं, और जो धर्म है ये केवल बाहरी दिखावा है। और मैं तो इस रूप में इसको देखता हूं कि अगर हिंदुत्व के जरिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, मंदिर का उद्घाटन अब होने वाला है, बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर के सामने अमित शाह घुटने टेकते हैं। फूल सिंह सैनी से लेकर के, धर्म सिंह सैनी से लेकर के तमाम ऐसे लोगों को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। उसमें नोनिया समाज के, सैनी समाज के, पटेल समाज के और राजभर समाज के लोगों को। इधर वो लगेंगे नॉन जाटव दलित पर, उसमें पासी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि। इस समाज को बीजेपी लगातार जोड़ती रही है एंटी जाटव सेगमेंट पैदा करके, वो नफरत पैदा करके। ये उसकी जीत का असली मंत्र है, असली उसका कारण है। कारण हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि इस देश में हिंदू तबकों के भीतर, हिंदू धर्म के भीतर बहुसंख्यक तबका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का है। आदिवासी यद्यपि प्रकृति पूजक हैं, वो बुनियादी तौर पर किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन अगर हम उनको जोड़ लें तो ये जो 85% तबका है, जैसे कांशीराम कहते थे, वो धर्म से ज़्यादा जाति पर विश्वास करता है। उसके लिए जाति की आइडेंटिटी ज़्यादा होती है।
जाति के जरिए उसकी रिश्तेदारियां जुड़ती हैं, उसका उठना बैठना होता है, जाति के जरिए उसके जो तमाम सामाजिक जीवन का जो दायरा है वो आगे बढ़ता है। आस्था का सवाल सांप्रदायिकता में नहीं बदलता। मैं नहीं मानता इस बात को कि वो इस आधार पर वोट करते हैं। ये जो पिछड़े तबके हैं, ये जो वंचित समुदाय के लोग हैं, और यही कारण है कि पसमानदा मुसलमान को भी नरेंद्र मोदी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों के भीतर भी ये कंट्रास्ट है, ये इस तरह का बाइफर्केशन है, विभाजन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या उनकी योजना को पलीता लगाने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं? हाल ही में माने पिछले 2 दिनों के भीतर योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के टिप्पणी की है। उसमें एक त्रिशूल के चिन्ह को उद्धृत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को कंप्रोमाइज करना चाहिए, कि वो मस्जिद नहीं हो सकती। ये इतिहास का प्रसंग है कि औरंगजेब ने कैसे वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। ये आपको पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में मिल जाएगी। ये आपको कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान में भी इसका अंश मिल जाएगा। और एक पांडे नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इसको लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका जिक्र किया है। ये एक ऐतिहासिक मसला है और इस देश में पीवी नरसिंह राव के ज़माने में जब मस्जिद टूटी थी, उसके बाद एक एक्ट बना था, एक कानून बना था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल की वही स्थितियां रहेंगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, वो बरकरार रहेंगी। वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, शिवालय हो, वो कोई और धार्मिक स्थल हो। जिस तरह से अभी मणिपुर से लेकर के और 1-2 घटना उत्तर प्रदेश की भी आ रही है कि यहाँ ईसाइयों के अपने धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हो रहा है, गिरजाघरों पर। तो चाहे गिरजाघर हो, उनकी अपनी स्थिति जो 1947 में थी वही बरकरार रहेगी। किसी भी विवाद को नहीं लेकर के आया जाएगा, क्योंकि इस देश में जिसमें इतना वैविध्य है, इतनी संस्कृतियों का मिलन होता है, और इसीलिए मैं इसे संगम संस्कृति कहना चाहता हूँ। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो लगातार जुड़ती रही है, उन भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद तमाम धार्मिक समुदाय इस देश में पनपते हैं, उन्नति करते हैं, विकास करते हैं। तमाम धार्मिक समुदायों ने इस देश में जन्म लिया। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये धर्म पैदा हुए और इन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। और ये जो सनातन तो है ही, उसकी तो लोग बात करते ही हैं। तो ये 4 बड़े धर्म भारत में पैदा होते हैं, और बुद्धिज्म ने तो इस देश की सीमा सरहद को पार करके दुनिया के 50 देशों में अपना परचम लहराया, अपना शांति का, सहिष्णुता का, भाईचारा का संदेश दिया। जिस बंधुत्व की हम लोग बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, ये संदेश बुद्ध के जरिए दुनिया के कई देशों में पहुंचा। आज भले ही भारत में बौद्ध धर्म इतना मजबूत ना हो, लेकिन 50 से अधिक देशों में उसके श्रद्धालु, उसको मानने वाले लोग हैं। और आपको याद होगा कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, जब देश के बाहर जाते हैं या कोई विदेशी आता है देश में, तो वो बुद्ध की मूर्ति को सौंपते हैं या गांधी जी के चित्र को सौंपते हैं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। यानी शांति, सहिष्णुता, करुणा, मैत्री, बंधुत्व, ये भारत की असली पहचान है। और दोस्तों, जिस तरह से इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में बुद्धिज्म के पूरे दौर को गायब किया गया है।
दरअसल भारत का जो इतिहास है वो हिंदू धर्म से ज़्यादा बौद्ध धर्म का मजबूत इतिहास है। गेल ऑम्बेट से लेकर के तमाम और जिन्होंने बुद्धिज्म पर काम किया है, डॉक्टर अंबेडकर पर काम किया है, उन लोगों ने इस बात को रेखांकित किया, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को रेखांकित किया है कि जहां से हिंदू धर्म के राजाओं का मजबूत होना शुरू होता है, उसके पहले पूरा बुद्धिज्म इस देश में शांति, सहिष्णुता, मैत्री, बंधुत्व, करुणा, इसका संदेश लेकर के लंबे समय तक प्रसारित रहा। अशोक जैसा महान सम्राट इस देश में पैदा होता है जिसने बुद्ध के और अपने संदेशों को कहां कहां तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, आज के भारत में जब हम इस तरह के इतिहास की बात करते हैं तो आपको आश्चर्य होता होगा। आज ऐसा लगता है कि जैसे एक धर्म दूसरे धर्म को खाने के लिए उतारू है। लेकिन ये वो देश है जिस पर हम गर्व करते हैं, जहां पर तमाम संस्कृतियां, तमाम धार्मिक संप्रदाय सहिष्णुता के साथ जिए ही नहीं हैं। उन्होंने अपनी अपनी उन्नति की है, अपने संदेश फैलाए हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जहां बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जहां बुद्धिज्म को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये भी एक इतिहास का हिस्सा है। लेकिन ज़्यादातर तमाम धार्मिक संप्रदाय और संस्कृतियां फले फूले हैं। आज जब हम लोकतंत्र में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं, उस समय धार्मिक आतंक, अभी आपने देखा होगा जो ट्रेन में हुआ, एक सचिन सिंह नाम के कांस्टेबल ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ये कहते हुए कि मोदी और योगी के बिना ये देश नहीं है। अगर वो आप मुहावरा जुमला याद कीजिएगा, अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है। हरियाणा के नूह में क्या हो रहा है या मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि भारत धार्मिक जो कट्टरता है, बल्कि उससे भी बढ़कर के उस हिंसा की तरफ बढ़ चुका है? इसको रोकने की जिम्मेदारी, राजनीति अपनी जगह है। मैं मानता हूं कि राजनीति बिना विभाजन के नहीं होती, लेकिन विभाजन डेवलपमेंट के आधार पर क्यों नहीं हो सकता? विभाजन इस देश की तरक्की और सौहार्द के आधार पर क्यों नहीं हो सकता? लोगों की परेशानियों के दूर करने के लिए क्यों नहीं हो सकता? उनके रोजगार के लिए, रोटी के लिए, उनके मकान के लिए और उससे बढ़कर उनकी तरक्की के लिए क्यों नहीं उनको अमेरिका और इंग्लैंड जाने का सपना दिखाया जाता है, उस पर काम होता है? क्या वजह है कि हम आज भी यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया की टॉप 100 में नहीं आते? और हमारे बारे में दुनिया के तमाम देश की संस्थाएं क्या लिख रही हैं कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है और मीडिया का हाल क्या है। लेकिन असल मुद्दा उस चुनाव का है जिसके लिए सारी गोटियां बिछाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के इस योजना को पलीता लगाने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा, और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही उत्तर प्रदेश है। दक्षिण का दरवाज़ा तो उनका बंद हो ही चुका है। नॉर्थ ईस्ट में जलता हुआ मणिपुर और अभी मिजोरम में भी वो हालात दिख रहे हैं, असम में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो क्या इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ सर्वाइव कर सकती है? और इधर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जिस तरह से उभर करके आए हैं और एक दलित चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, इसने नरेंद्र मोदी की पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। और अब जो बीजेपी के भीतर जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ मोदी की उस पूरी योजना को खत्म करके और आने वाले वक्त में अब उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर जहां से मोदी निकल करके आए हैं उस पर अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं। और वो मोदी से ज़्यादा अब हिंदुत्व को लेकर के कट्टर नजर आना चाहते हैं। और इधर मुस्लिम अगर पसमानदा शिफ्ट नहीं करता है बीजेपी की तरफ तो उसका हारना अवश्यंभावी है। इस बात को योगी समझ रहे हैं और इसीलिए शायद उन्होंने इस तरह के वक्तव्य अभी दिए हैं। आने वाले दौर में देखना होगा कि ये गुजराती लॉबी योगी आदित्यनाथ को पटकनी देती है या योगी आदित्यनाथ और आरएसएस मिलकर के गुजराती लॉबी को दूर करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।